बहुत समय पहले की बात है। अफगानिस्तान के पहाड़ों में घोर नाम की एक जगह हुआ करती थी। वहीं से एक ऐसा आदमी उठा जिसने भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। लोग उसे मुअज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम कहते थे। वो घोरी वंश का शासक था, चालाक, महत्वाकांक्षी और बेहद निर्दयी। मोहम्मद गौरी का एक सपना था, भारत को जीतना। वो सुन चुका था कि भारत एक सोने की चिड़िया है जहाँ खजाने, मंदिर और धन की कोई कमी नहीं है। 1175 ईस्वी के आसपास उसने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। सबसे पहले वो मुल्तान और उच्च यानी आज का पाकिस्तान, इन जगहों पर पहुंचा और छोटे छोटे राज्यों को हराना शुरू किया। लेकिन जब उसने गुजरात पर हमला किया तो वहाँ के राजा भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह हरा दिया और मोहम्मद गौरी शर्मिंदा होकर अफगानिस्तान वापस लौट गया। पर वो ऐसा आदमी नहीं था जो हार मान ले। कई साल बीत गए और मोहम्मद गौरी ने फिर एक बार एक योजना बनाई। इस बार वो सीधे दिल्ली की ओर नहीं आया बल्कि पंजाब से होते हुए लाहौर तक पहुंच गया। यह रास्ता आसान था और यहाँ से भारत के दिल में घुसना उसके लिए बहुत आसान और संभव बन चुका था। उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे पृथ्वीराज चौहान। 1151 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और बोले, जाओ, लेकिन फिर कभी भारत की ओर देखना भी मत। लेकिन यही गलती पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी। मोहम्मद गौरी अपने देश तो वापस लौट गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसने कसम खाई, अब मैं लौटूंगा पर हार नहीं मानूंगा। उसने एक बड़ी फौज तैयार की, तुर्की घुड़सवार, तेज धनुर्धर और अनुभवी सैनिक। फिर एक साल बाद 1192 ईस्वी में वो फिर से भारत वापस आया और इस बार वो और भी चालाकी से लड़ना चाहता था। फिर वही जगह, तराइन का मैदान। पर इस बार मोहम्मद गौरी ने रात रात में अपनी सेना को छिपा लिया और सुबह अचानक से हमला कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की फौज तैयार नहीं थी, लेकिन राजपूतों ने फिर भी वीरता दिखाई। लेकिन मोहम्मद गौरी ने युद्ध और चालाकी से उन सबको परास्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और यहीं से भारत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब मोहम्मद गौरी की सेना एक एक करके भारत के अलग अलग राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर देती है। कन्नौज, वाराणसी, ग्वालियर, जहाँ भी जाता था वो किलों को जीत लेता था, खजानों को लूट लेता था। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया और सोना चांदी जो कुछ भी था वो सब का सब गजनी भेज दिया गया। उसने अपने भरोसेमंद दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ दिया, जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी गौरी का सपना पूरा हुआ। भारत में मुसलमान शासन की शुरुआत हो चुकी थी। मोहम्मद गौरी के पास अपार शक्ति थी। उसकी फौज तेज, अनुशासित और चालाक थी। कहा जाता है कि वो बहुत शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर से आग जैसा था। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता था वो उसे अपने रास्ते से हटा देता था, यानी उसे मार देता था। मोहम्मद गौरी ज्यादा धार्मिक नहीं था, पर राजनीति में माहिर था। उसने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया, लेकिन समय आने पर उसने उन सबको धोखा दे दिया और उनकी जान ले ली। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने अपने गुलामों को ही अपना वारिस बना लिया। यही गुलाम बाद में स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के नाम से मशहूर हुए। 1206 ईस्वी के अराउंड मोहम्मद गौरी अपने एक अभियान से वापस लौट रहा था। रात का समय था। वो अपने शिविर में आराम करने लगा, लेकिन अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने मोहम्मद गौरी के ऊपर हमला कर दिया। वो खोखर जाति के लोग थे जो मोहम्मद गौरी की जान लेना चाहते थे। किसी को समझ नहीं आया कि वो कैसे घुस आए। गौरी पर वार हुआ और उसी पल उसकी जान चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि मरते मरते गौरी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जानता हो कि उसका नाम अब इतिहास में हमेशा रहेगा। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका साम्राज्य टूटने लगा, लेकिन भारत में उसके छोड़े हुए सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने उसी के शासन को आगे बढ़ाया। दिल्ली सल्तनत शुरू हुई और भारत में मुस्लिम शासन के 600 सालों की कहानी यहीं से जन्मी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मोहम्मद गौरी के बारे में ऐतिहासिक बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशनल और हिस्टोरिकल वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।